Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you are having a wonderful evening. तो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या आपको मेरी जी आवाज़ आ रही है? सर, क्या कैसे मैं हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरी जी आवाज़ आ जी, रही है? आवाज आ रही है जनाब। चले आ चलें। रही है, आ रही है। ओके, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, जिससे हम टाइमली इसको कवर करें। सो स्टे टाइट, दिस सेशन विल बी क्वाइट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ में प्रिपरेशन सीरीज़ का डे 5 है, जिसमें हम हज पॉलिसी 2025 को हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे। देखिए, हम टोटली अगर एमसीक्यूज़ पे रिलाई करते हैं ना, ये एक एडवाइस है, पीस ऑफ एडवाइस है। तो कि अगर हम सिर्फ टोटली एमसीक्यूज़ को देखते हैं, हम पॉलिसी को नहीं देखते जो गवर्नमेंट ने हमें दी है, फॉर्मुलेट उन्होंने किए हमें पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, और उन्होंने अपनी अपलोड भी किए। अगर हम उसको डॉक्यूमेंट को नहीं देखते और हम सिर्फ एमसीक्यूज़ को देखते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि जो हमारे एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं, तो उसके आंसर्स ह्यूमन एरर की हर जगह पे ना स्पेस होता है, ह्यूमन एरर पॉसिबल है। तो हम सिर्फ एमसीक्यूज़ के बेस पे हम अपनी स्टडी को नहीं रखेंगे, हम थ्योरी और एमसीक्यूज़ दोनों को लेके चलेंगे साथ। ठीक है। तो हम थ्योरी भी चलेंगे और एमसीक्यूज़, आपको एट द एंड ऑफ द सेशन आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, जिसमें आपके टोटल एमसीक्यूज़ इस सारे के सारे में से डॉक्यूमेंट में से बने हुए आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंटेंट ऑफ हज पॉलिसी 2025, ये हमें किसने दी है पॉलिसी? ये हमें दी है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स और इंटरफेथ हार्मनी, इस्लामाबाद, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें कम्युनिकेट की गई है। ठीक है, ये उसने कम्युनिकेट की है, हमें उसने दी है ये पॉलिसी, हम ये समझते हैं। ठीक है, जो पॉलिसी में लिखा गया, इसमें हमारे पास ओवरऑल टेबल ऑफ कंटेंट ये वही है जो आपकी पॉलिसी में है। सबसे पहले आपके पास एब्रीवेशंस आती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आप क्या आता है, हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी, जो कमेटी बनी थी जिसने इस हज पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया। उसके बाद हमारा टोटल ये पॉलिसी कितने पार्ट्स पे, टोटल ये हमारी पॉलिसी 4 पार्ट्स पे है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में देखते हैं। हमारे पास पार्ट 1 में 8 उसके सब सेक्शन हैं। क्या सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया हमें, उसके बाद अपना मिशन स्टेटमेंट बताया, उन्होंने बताया कि क्या मिशन है हमारा। देन उन्होंने हमें ऑब्जेक्टिव बताया इस पॉलिसी के बनाने का। उन्होंने फिर हमें हज कोटा बताइए, पाकिस्तान की जो कोटा दी गई है हमें सऊदी अरब की तरफ से, वो दी गई है। उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट्स बताया जो सऊदी अरबियन अथॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज़ ने किए हैं। उसके बाद पॉलिसी इनपुट जो उन्होंने दिया है हज पॉलिसी में, वो बताया है। हज की स्कीम 2025 की क्या है वो उन्होंने हमें बताई है, और मैंडेटरी कंडीशंस जो हज्जाज के लिए हैं, जो भी हाजी हैं, उनकी क्या कंडीशंस होंगी, क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो हज के लिए एलिजिबल हैं 2025 में, वो उन्होंने हमें इस पॉलिसी में बताया है। पार्ट 2 में उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने हज की गवर्नमेंट की स्कीम्स बताई हैं कि क्या हज की गवर्नमेंट स्कीम्स कितनी है, कैसे हैं, कितने उसमें फर्दर डिवाइडेड कितनी है वो। उसके बाद उन्होंने प्रोक्यूरमेंट कमेटी के बारे में बताया कि वो जो सारी अरेंजमेंट जो वो करेंगे, वो कैसे करेंगे, किसके साथ कैसे होगा, वो सारा प्रोसीजर, सारा प्रोक्यूरमेंट उन्होंने अपनी बताई है। हज के ड्यूज़ बताएं कि कितने एक्सपेंस होंगे और कितने ड्यूज़ लायबल होंगे जो हाजी होगा उसके ऊपर। थर्ड पार्ट में हमें बताया गया है कि प्राइवेट हज स्कीम क्या है, एलोकेशन ऑफ कोटा, दोनों के दरमियान कितनी कोटा है, कैसे डिवाइडेड है, मॉनिटरिंग ऑफ एचजीओ, एचजीओ हमारे पास क्या है। ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 में हमारे पास वेलफेयर सर्विसेज फॉर हुज्जाज है, जो वेलफेयर सर्विसेज होंगी वो, उसके बारे में बताया है। हमारे पास जो अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने हमें दी हैं, वो उसके बारे में उन्होंने अपनी बताया, सारा इस पॉलिसी में बताया। जो आपके पास पाक मुआविन की एप्लीकेशन है या जो भी डिटेल्स हैं वो इसमें है। 17 में हमें हुज्जाज मुहाफिज स्कीम के बारे में बताया गया है। 18 जनरल चीज़ें बताई गई हैं। 19 में हज का मॉनिटरिंग सिस्टम बताया गया है हमें कि वो कैसे होगा, किस तरह से मॉनिटर करेंगे। 20 में इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस जिसको कहा जाता है, वो उन्होंने फॉर्मुलेट किया, वो बताया है कि कैसे अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो हम कैसे डील करेंगे। और उसके बाद डिटेल्ड एसओपी और गाइडलाइन है ईएमएस की, जो उन मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो हम बाद में बताएंगे इन कंसल्टेशन विद सऊदी अथॉरिटीज़, जो इस पॉलिसी में है। आज सिर्फ हम इस पॉलिसी पे फोकस करेंगे और इस पॉलिसी में जो चीज़ें दी गई हैं हम उनको रीड करेंगे।
ठीक है, कॉन्ट्रेरी हो सकता है जो इनके दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ, थोड़ा आप इसको करेंगे ना, जब कंट्रास्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें डिफरेंस नज़र आएगा। वो हम डिफरेंस एट द एंड कवर करेंगे, जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद हम कवर करेंगे। तो आज की हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ हज पॉलिसी 2025 पे रहेगा, जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने दी है। आपको ये चीज़ें जो हैं ये याद रहनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी गई है। एज अ मुआविनीन आपके पास ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए, आपको ये सारे चीज़ों का पता होना चाहिए। कहीं पे भी पूछ सकता है आपसे एमसीक्यूज, इन चीज़ों के बेस पे बन सकता है। आपके सामने एक डॉक्यूमेंट में जो पॉलिसी है हमने लिखा है यहाँ पे, वो दिखाऊंगा इसके बाद। देखिए इनिशिएटिव 2025 में क्या लेके आई है गवर्नमेंट हज के लिए। उन्होंने रोबस्ट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल दिया है हमें, एक्सपेंडेड प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई है। हज नाजिम, नाजिम की जो अ, एक प्रॉपर वे है जो इंट्रोड्यूस करा है नाजिम का, वो उन्होंने 2025 में किया है, जिसको उन्होंने कहा है घर से घर तक। इस नाजिम की स्कीम को उन्होंने कहा है घर से घर तक, मतलब तो आपके घर से लेकर और दोबारा आपको वापस घर लाने तक जो भी आपका पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, जिससे आप कम्युनिकेट करेंगे, वो आपका नाजिम होगा उसके लिए, जो हाजी है। मैंडेटरी इंश्योरेंस जो है हज ड्यूज़ की, उसके बारे में डिटेल्स हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। ये एब्रीवेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें से एमसीक्यूज आपके बनेंगे, ठीक है, एक या दो एमसीक्यूज आपके इसमें से आ सकते हैं। ये बिल्कुल इजी है, और आप इसको अब देखेंगे तो आप इसको रीड करके याद कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है कि आप देखें, ये एब्रीवेशन है, और ये एब्रीवेशन आपको आनी चाहिए, तभी आपको पॉलिसी समझ आएगी बाद में, क्योंकि ये सारी एब्रीवेशन उन्होंने इस्तेमाल की अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। ईओबीआई क्या है, जीओपी क्या है, एचजीओ क्या है, एचईओ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर जिसको कहते हैं, जिसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो, ठीक है, उनकी एक एसोसिएशन है HOAP। इस तरह से जो मेन की टर्म्स हैं ये तो आपको एनी हाउ आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आपके पास हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी बनाई गई है, ये एक डॉक्यूमेंट आपकी पॉलिसी से लिया गया है। ये सारा डिटेल देखें इसमें, आप इसको रीड करें। मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें से हमने 14 MCQs बनाए हैं इस छोटी सी चीज़ से ना। ये सिर्फ कितने लाइन का है, ये आपका 6 लाइन्स का है, 7 लाइन का, इसमें से आपके 14 MCQs बने हैं। तो थ्योरी इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हमने बनाया है कि ये देखिए डॉक्यूमेंट कितना छोटा है, जो हमारे कंटेंट है इसमें सिर्फ ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। जजमेंट का डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जो भी है। उसके बाद उसकी डेट लिखी गई है। द फॉलोइंग हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड हज पॉलिसी। तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे हज फॉर्मुलेशन कमेटी जो है वो फॉर्मुलेट करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए बनाई गई है, फॉर द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये उस कमेटी के मेंबर्स हैं और ये चेयरमैन है। ये अप्रूवल जो देगी उसको गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट देगी। ये हमने इस रिकमेंड किया है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमने ये रिकमेंड किया है। अब इसकी गवर्नमेंट कौन देगा, फेडरल गवर्नमेंट देगी। ये बना के कौन देता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स बना के देता है। ठीक है, बनाता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। अप्रूव कौन करता है, फेडरल गवर्नमेंट करती है। तो ये आपके सामने ये सारी डिटेल्स हैं। अब सबसे पहले कौन है, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो बनता है वो चेयरमैन होता है उसका, ठीक है, और ये इसके सारे मेंबर्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ईजी है। अब हम इसको आगे चलते हैं, आपको सिर्फ इसके इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए बताया कि इसमें से देखिए एमसीक्यूज कितने बने हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जिससे बना है हमारे पास, द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी फॉर 2025 वाज कंस्टिट्यूटेड टू रिकमेंड द पॉलिसी फॉर अप्रूवल बाय विच अथॉरिटी। कौन देता है, आपकी फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था, फेडरल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, उसके बाद हु वाज डेजिग्नेटेड एज चेयरमैन ऑफ द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी। कौन बनता है चेयरमैन, कौन सी मिनिस्ट्री से बनता है, आपका सी आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इंटरफेरेंस हार्मनी से चेयरमैन आपका बनता है। इसी तरह से आपके पास विच मिनिस्ट्री सेक्रेटरी सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी, ठीक है, सिमिलर बनते हैं। इसका भी आपका बी आंसर बनता है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे भी हैं, ठीक है, ये एमसीयूज बने हैं, इसी में से बने। ये आपको मैंने डॉक्यूमेंट आपके ग्रुप में शेयर किया है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी फॉर 2025 एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन। तो हमारे पास कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, हु रिप्रेजेंट द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी, कौन रिप्रेजेंट करता है लीगल एस्पेक्ट इस पॉलिसी का, तो वो हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल इस एक छोटे से कंटेंट में जिसमें 6-7 लाइन्स थी, उसमें से हमारे पास
ये सारे एमसीक्यूज बने हैं, ड्राइव हुए हैं उसमें से। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा, तो इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो हम सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, हमें वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। हमें कॉन्सेप्ट जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा ना, तो आप जब अटैम्प्ट करेंगे पेपर तो आपका वो चीज़ आपको हो सकता है जो आपने याद की आपके जहन से निकल जाए, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसीलिए इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसलिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, हज। हज 5 पिलर ऑफ इस्लाम है। ठीक है, 5th पिलर ऑफ इस्लाम है, मैंडेटरी है, वंस इन अ लाइफ टाइम, ज़िंदगी में एक बार, फॉर ऑल अडल्ट मुस्लिम्स, तमाम मुसलमानों के लिए। ठीक है, अडल्ट मुसलमान जो भी हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी कंडीशन दो है। एक तो फिजिकली फिट होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए, वो साहिब इस्तिताअत होना चाहिए, तो उसके अंदर फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी, तभी वो क्या कर सकेगा, वो एलिजिबल है हज के लिए। ठीक है, उसके ऊपर फ़र्ज़ है, अदरवाइज फ़र्ज नहीं है। द गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 मैंडेट्स द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इंटरफेथ हार्मनी, MORANIH, हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड द मिनिस्ट्री फॉर द मेकिंग हज अरेंजमेंट्स। जब भी मिनिस्ट्री की बात आएगी, ठीक है, आपके एमसीक्यूज बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिलेटेड है हज अरेंजमेंट्स में, तो आप जब मिनिस्ट्री लिखा आएगा तो वो मिनिस्ट्री आपकी रिलीजियस अफेयर्स बनेगी। ठीक है, तो ये आपके इसमें से भी 3-4 एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में मैंडेटरी है फॉर ऑल मुस्लिम्स। ठीक है, लेकिन उसमें फिर आपका पूछ सकता है कि ऑल मुस्लिम्स, तो उसमें से अगर आपके पास कंडीशन दे रहे हैं ना, तो कंडीशन आपकी आएगी कौन सी, एक तो फिजिकली फिट होना चाहिए, दूसरा फाइनेंशियल कैपेसिटी उसके पास होनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है तो वो हज कैसे करेगा। ठीक है, तो वो हज नहीं कर सकता ना, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है तो उसके लिए साहिब इस्तिताअत होना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा है रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, देयर आर हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस फॉर हज्जाज। हाजी जो जाते हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़े मसाइल होते हैं वहाँ पे हज करने के दौरान। एक तो बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, उसके बाद आपको डी कैटेगरी के, सी या डी कैटेगरी के जो आपके पास मिलती है एकोमोडेशन मिलती है और आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो आप बहुत ही पीछे होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के बनस्बत। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। उस चैलेंजेस को टैकल करने के लिए क्या किया है इस दफ़ा, कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि हम इम्प्रूवमेंट लाएं। तो इन्होंने क्या कहा है कि ओवर 2 मिलियन हुज्जाज विजिटिंग मक्का अल मुकर्रमा एंड मदीना अल मुनव्वरा विथ लिमिटेड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट एंड स्पेड एट अल मशायर मिना अरफात एंड मुजदलिफा। इन 3 जगह पे इनके पास बहुत ही कम एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट और स्पेस होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये पूछ सकता है यहाँ से भी। Nonetheless, Government of Pakistan endeavors to make the spiritual journey of Hajj as comfortable as possible। आपसे यहाँ पूछ सकता है, एमसीक्यू बना सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो करती है वो एफर्ट करती है इस जर्नी को क्या बनाने की, कंफर्टेबल बनाने की, डिफ़िकल्ट बनाने की, हार्डशिप बनाने की, तो उस मुख्तलिफ चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। Through a transparent, competitive and accountable process to facilitate the guest of Allah in the line with the Quran and Sunnah। कंपेरेटिव और ट्रांसपेरेंट हम बढ़ेंगे कि कैसे कंपेरेटिव कंपेरेटिव है और ट्रांसपेरेंट है। कंपेरेटिव हमारा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बैलेटिंग होती है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास मिशन स्टेटमेंट आती है। इस पॉलिसी में मिशन स्टेटमेंट क्या है, इसमें मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट का मिशन क्या है इसमें, टू सर्व एंड फैसिलिटेट इंटेंडिंग हुज्जाज, जो हाजी चाहते हैं कि हम जाएं हज करने के लिए, विद कमिटमेंट डेडिकेशन इनेबलिंग देम टू अंडरटेक देयर रिलीजियस ऑब्लिगेशंस ऑफ हज विद ईज एंड पीस ऑफ माइंड। उनकी खिदमत करना इनका मकसद है। क्या मकसद है, टू सर्व एंड फैसिलिटेट, इनको क्या करना है, सिर्फ फैसिलिटेट करना है और सर्व करना है। ये दो मकसद हैं इनके, मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट के। ठीक है, जो पॉलिसी है हमारी उसके मुताबिक, कि उनको एक वो आसान रहें, ईज़ रहें, आसानी मिले जितना हो सके, उनका जो सफ़र है हज का वो बहुत आरामदेह और आसानदेह हो, और पीस ऑफ माइंड में हो, डिफ़िकल्टीज ना हो। बहुत सारे मामलात होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली फैमिली से सेपरेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। एक बार अगर वो हज के दौरान गुम हो गए तो उनका दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मामलात में वो जो फैमिलीज होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, फिर उनको दोबारा वापस लेके आना और उनको मिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, तो ये पीस ऑफ माइंड में ये चीज़ें हैं। एकोमोडेशन आपको ठीक नहीं मिली, आपको खाना ठीक नहीं मिला, ट्रांसपोर्ट आपको ठीक नहीं मिली, आपके साथ मसाइल हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये क्या हो गए, ये आपके लिए पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने रखनी है जहन में, ये उनका मिशन होता है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव आता है।
इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव में क्या है, ये एम क्या करती है, ये करती है कि प्लान्स बनाए एफिशिएंट अरेंजमेंट्स के, अरेंजमेंट जो होगी वो एफिशिएंट रहे, और हज के दौरान 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक प्रॉपर कंसल्टेशन रहे। दूसरी बात, हमारी जो पॉलिसी बनती है हमेशा हज की पॉलिसी, वो हर साल रिवाइज होती है। वो 2024 में डिफरेंट चीज़ें थी और 2025 में डिफरेंट है। ये हम एंड एट द एंड ऑफ द सेशन में जो हमारी स्लाइड है उसमें कंपेरेटिव एक टेबल लगा हुआ है जिसमें हम इसको कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये 2024 2025 में कुछ डिफरेंस होता है, फिर 2026 और 2025 में कुछ फिर डिफरेंट होगा। तो ये एवरी ईयर हमारी पॉलिसी अपडेट होती है। ठीक है, थ्रो प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड लॉजिस्टिक, ठीक है, विच इंक्लूड ट्रैवलिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये अरेंजमेंट होंगी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है इस पॉलिसी का। ड्यूरिंग हुज्जात स्टेट मक्का अल मुकर्रमा मदीना अल मुनव्वरा और मसाइल इन लाइन विद सऊदी लॉज एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हज हज पॉलिसी। ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, आपके पास दो चीज़ें होंगी, जो भी हाजी जाएंगे उनको दो चीज़ें लाजमी फॉलो करनी है। कौन सी, एक तो हज की पॉलिसी जिसको हम आज पढ़ रहे हैं वो, और दूसरा सऊदी लॉज। सऊदी लॉ आपने नहीं फॉलो किया आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। ठीक है, आपको बहुत सारे फाइनेंशियल चार्जेस इनकर करना पड़ेंगे, आपके ऊपर लेवल होंगे, ठीक है, इम्पोज होंगे, वो आपको पे करने पड़ेंगे। बहुत सारा मामला होते हैं, वो हम पढ़ेंगे कि किस वजह से वो लगते हैं, वो भी हम आपको इसमें डिटेल में देंगे। ठीक है, तो सऊदी लॉज को लाजमी फॉलो करना होता है और हज की पॉलिसी को इसको फॉलो करना होता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फुली स्टेट किया हुआ है, आप जब फॉर्म जमा कराते हैं वो आपको फुली स्टेट कर देती है, एक्नॉलेज आपको बता देती है कि अगर आपके ऊपर कोई भी चार्जेस इनकर होंगे वो हम नहीं पे करेंगे, वो आप खुद पे करोगे। वो आपके मुआवनीन के फॉर्म में भी आपके पास था। उसके बाद नंबर 4 पार्ट 1 नंबर 4 में हमारे पास हज की कोटा आती है। हज की कोटा जो सऊदी अरब हमेशा एलोकेट करता है, आपके पास इससे एमसीक्यू आ सकता है कि जो एलोकेशन होती है कोटा की हज के लिए, पाकिस्तान को वो कौन करता है, सऊदी अरब करता है। इस दफ़ा कितनी की है, आपसे पूछ सकता है कि सऊदी अरब ने इस दफ़ा हमें कोटा कितनी एलोकेट की है। तो हमारे पास एलोकेशन एलोकेटेड कोटा ये है जो पॉलिसी में डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, 1,79,210 हुज्जाज फॉर पाकिस्तान फॉर 2025। अब ये कैसे होता है, आपको पता है कि ये हमारे पास रेट क्यों आया है, ये जो हाजी हमें इन्होंने इतनी कोटा के क्यों दिए हैं, वो आपके पास एक रेट आता है। ये देखें, 1 हाजी पर 1,000 मुस्लिम्स। आपका 1,000 मुसलमान है तो उस पर एक हाजी अलाउ करते हैं गवर्नमेंट सऊदी अरब की। अगर आपके पास 1,000 मुसलमान लोग हैं तो आप एक हाजी उनमें से, आप परमिशन है कि वो हज पे जा सकता है। तो ये एट द रेट ऑफ 1 हाजी पर 1,000 मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये आपका ऐसे बनती है, ऐसे ये आपका ये कोटा निकला है। उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन एट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 1987। और ये किसके बेसिस पर ये डिसीजन बनाए, ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1987 में, उसकी मीटिंग के बेसिस पर ये डिसीजन बनाए। ठीक है, ये जो 1 हाजी पर 1,000 मुस्लिम्स, ये किसके डिसीजन पे बनाए, इनके डिसीजन पे बनाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5 पे आता है एग्रीमेंट्स विद सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़। हर साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, एग्रीमेंट्स को रिवाइज करती है और साइन करती है दोबारा से। ठीक है, न्यू मुआहदे करती है, एमओयू साइन करती है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो साइन करते हैं। हज अफेयर्स अरेंजमेंट एग्रीमेंट फॉर द हज सेशन सीजन 1446 between the representative of मोरा ए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। देखिए हमारी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इंटरफेथ हार्मनी। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें किंगडम ऑफ सऊदी अरब की कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा। वहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी है, हज एंड उम्रा, जो इनके साथ कंसल्टेशन में होती है और कम्युनिकेशन में होती है। ये दो जो हैं हमारी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, एक ये और एक ये सऊदी अरब की और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, इनके दरमियान जो होती है कंसल्टेशंस होती हैं और इनके दरमियान सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और फाइनलाइज होती हैं। एग्रीमेंट बिटवीन मकतबुल वकला अल मवाहिद, यूनाइटेड एजेंट्स ऑफिस जद्दा, KSA एंड ऑफिस ऑफ द पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान, OPAP गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों आपस में एग्रीमेंट्स करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा जो काम करता है, ये भी पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान, ये भी हमारा इसके ही अंडर आता है।
चले नेक्स्ट चलते हैं। जनरल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन नकाबा एंड सियारत जनरल ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट केस एंड ऑफिस ऑफ द पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके 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 लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, ये दोनों ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एग्रीमेंट ऑन प्रोविजन ऑफ एडिशनल सर्विसेज, अगर इसके सिवा कोई और इन्हें सर्विसेज चाहिए सऊदी अरब में, तो वो भी ये जो ऑफिस ऑफ द पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान ये उनसे क्या करेगा? उनसे मुआहदे करेगा और तय करेगा। उसके बाद एग्रीमेंट्स ऑन अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ हज्जाज फॉर हज बिटवीन नेशनल अदला इस्टेब्लिशमेंट मदीना मुनव्वरा। ठीक है, ये भी हमारा OPAP करता है, पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान, ऑफिस ऑफ द पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान। उसके बाद हमारे पास 6 आता है, पार्ट 1 का 6 आता है, जिसमें हमारे पास पॉलिसी इनपुट फॉर हज पॉलिसी आता है। इसमें क्या आता है कि हमारी पास्ट हज की पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि हमारे पास जो प्रीवियस पॉलिसीज़ थी उसमें हमारे साथ क्या मामला थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इश्यूज थे, हम उनको चेंजेस लेके आए या हमें क्या किस जगह पे चाहिए कि हम चेंज करें। तो आपको ये MCQs बन सकता है कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हमारा पॉलिसीज़ को रिव्यू करता है, पास्ट पॉलिसीज़ को रिव्यू करता है? तो बिल्कुल करता है। आपके पास MCQ आ सकता है कि करता है, नहीं करता, कब करता है, 5 साल के बाद करता है, नहीं वो हर साल करता है। ये क्या हमारे पास करता है? रिव्यू। रिव्यू वो हर साल करता है। वो ये पूछ सकता है कि एवरी ईयर करता है, एवरी 2 ईयर्स करता है, एवरी 3 ईयर्स करता है। तो जब हमारी पॉलिसी बनती है तब करता है। तो हमारी पॉलिसी हज की हमेशा बनती है, हर साल बनती है। Debriefing seasons were held with key stakeholders including Hajj Organizers Association of Pakistan, banks, airlines, etc. ये आपके क्या है? स्टेक होल्डर्स हैं। ये आपके की स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट अकेले काम नहीं करती, वो उनके किसके साथ काम करती है? वो हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे प्राइवेट हज जिस पे जाते हैं ना, जो प्राइवेट हज करते हैं, वो इनके बेसिस पे इनको कोटा मिलती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स को। वो उनकी एसोसिएशन बनी है जिसको हम कहते हैं हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये दूसरा, बैंक्स, आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जो भी आपके पेमेंट होती है, जो भी पेमेंट करते हैं आप, वो बैंक्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो आपका बैंक एक मेजर स्टेक होल्डर होता है इसमें। आपकी एयरलाइंस के साथ आपके मायदे होते हैं कि हज के दौरान आपके पास जो लोग हैं वो कैसे जाएंगे, टाइमली उनको इंश्योर करना होता है कि वो टाइमली हज पे पहुँचें, और उनके पास इतनी सारी रिसोर्सेज और एकोमोडेशन और उनके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो कि वो ईज़ और आसानी के साथ वो सारा हज का जो एक फ़राइज़ है वो अंजाम दे सकें। तो ये आपके स्टेक होल्डर्स में आता है। ठीक है, आपको ऑनलाइन फीडबैक जो है वो हज्जाज का, वो हमेशा इनकॉर्पोरेट किया जाता है। वो देखते हैं कि आपके जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स हैं क्या उन्होंने ठीक से काम किया था, नहीं किया था। तो उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर बैन करते हैं या उनको फिर अलाउ नहीं करते, या उनके लिए जो फीडबैक नेगेटिव आता है सऊदी अरब की तरफ से तो वो उनको ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, सऊदी अथॉरिटीज़ उन्हें ब्लैक लिस्ट भी करता है। सऊदी काउंटर पार्ट्स वर कंसल्टेड, ये पॉलिसी इनपुट में आता है। गाइडेंस फ्रॉम द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी IIPFC वॉज सॉट एंड इनकॉर्पोरेटेड। उनसे गाइडेंस ली जाती है हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी से, और उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इस पॉलिसी में किया गया है। ये हमने इन्होंने यहाँ से ये सारी पॉलिसी इनपुट ली है, इन चीज़ों में से उन्होंने देखा है इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हज स्कीम, जो 2025 की हज स्कीम है, वो देखते हैं हम। आपके पास हज 2025 में जो टोटल कोटा था, आपके पास जो टोटल कोटा था उसका हमने डिवाइड किया किसमें? 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? एक गवर्नमेंट को दिया, ठीक है, एक हमने वो कोटा गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद रखा, और एक प्राइवेट सेक्टर को दिया। कितने पे? 50-50% पे। 50-50% पे उन्होंने डिवाइड कर दिया, और जो बना 89,605 ईच। अब ये क्या है, एक ये प्राइवेट को भी यही मिला है और गवर्नमेंट को भी यही कोटा मिला है। लेकिन गवर्नमेंट का क्या है, ये जो कोटा है ना वो फर्दर डिवाइड है 2 हिस्सों में। कैसे? एक गवर्नमेंट हज स्कीम, ठीक है, फॉर दोज हु इंटेंडेड टू परफॉर्म हज अंडर गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स। ठीक है, और एक प्राइवेट हज स्कीम। ये स्कीम दो में है, एक ये गवर्नमेंट की स्कीम है और ये प्राइवेट की है। लेकिन गवर्नमेंट फिर फर्दर डिवाइड होता है, वो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। देखें, तो अभी हम इसमें पढ़े, प्राइवेट में लिखा हुआ है कि फॉर दोज हु वांट टू मेक देयर हज अरेंजमेंट थ्रू हज और ग्रुप ऑर्गेनाइजर, जिसको हमने HGO कहा था। ठीक है, ये उसके थ्रू करते हैं, प्राइवेट हज स्कीम्स आती हैं उसके थ्रू। जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं प्राइवेट, जो उम्रा कराते हैं हमें, जो एजेंट्स होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जो लेके जाते हैं, ये उनको कहा जाता है हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स। जो टूर कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए इन अकॉर्डेंस विद सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट, उनके साथ एग्रीमेंट होता है जिसको SPA कहा जाता है, सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट। किसके दरमियान होता है?
वो मोरा के दरमियान और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के दरमियान होता है, और इंडिविजुअल एग्रीमेंट होता है। ऐसे नहीं होता कि वो किसी और के ब्याह पे हो, नहीं, इंडिविजुअल एग्रीमेंट बिटवीन हाजी एंड एचजीओ, वो उन दोनों के दरमियान होता है। किसके? एक हाजी और एचजीओ के दरमियान। ये तो उन्होंने एसपीए ने अप्रूव कर दिया है इसको, ठीक है। लेकिन इसके सारे प्लान्स जो होंगे, जो इसकी फीस होगी, जो ये चार्जेस लेगा, जो इसकी एकोमोडेशन देगा, किस होटल में स्टे कराना है, कौन सी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा, कितना दूर उसने साजी को यहाँ पे ठहराना है, और जो भी फैसिलिटीज़ उसको देगा, एक्स्ट्रा एडिशनल फैसिलिटीज़ देगा, उसकी सारी की सारी चार्जेस जो भी होंगी, एक पूरा प्लान जो है साजी का, ये जब उसके शो करेगा और एग्री करेगा, लेकिन वो एग्री बाद में करेगा, पहले ये एचजीओ इससे अप्रूव कराएगा। वो अपना सारा प्लान क्या कराएगा? इससे अप्रूव कराएगा। अप्रूवल के बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स उसे अप्रूव करके देगा कि हाँ ये प्लान आपका ठीक है और ये आप इस इतनी फीस आप ले सकते हैं, हम अग्री करते हैं, उसके बाद फिर वो हाजी से एग्रीमेंट करेगा और उसे फिर वो हज पे लेके जाएगा। इसके लिए आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आसान होता है, गवर्नमेंट से प्राइवेट बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन वो थोड़ा चार्जेस उसके ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें फ्रॉड भी होते हैं, वो सारी आगे चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको। आउट ऑफ द गवर्नमेंट हज स्कीम, अब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट हज स्कीम में लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज जो कोटा कंज्यूम होता है उसका, ऑफ 5,000 सीट शैल बी रिजर्व फॉर स्पॉन्सरशिप स्कीम। अब स्पॉन्सरशिप स्कीम क्या है? ये स्कीम क्या है? कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है कि स्पॉन्सरशिप स्कीम क्या है, जिसने पॉलिसी पढ़ी है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बताऊं जनाब। जी जी सर, बताएं। स्पॉन्सरशिप स्कीम ये है कि अगर कोई बंदा बाहर के मुल्क में है और वो वहां से कहता है कि जी मैं अपने खानदान के किसी फर्द को हज करवाना चाहता हूँ, तो वो वहां से पैसे पे करता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो डॉलर्स में पैसे पे करेगा। तो इसके लिए स्पॉन्सरशिप का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्पॉन्सर स्कीम हमारी वही है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे हैं, जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, वो चाहते हैं हज करना विदाउट बैलेटिंग, मतलब वो बैलेटिंग में नहीं आते, वो जैसे कुरानदाजी होती है ना उसके थ्रू वो काम वो नहीं आना चाहते, और वो अपने हज ड्यूज जितने भी हैं वो यूएसडी में वहाँ से भेजते हैं, एब्रॉड से भेजते हैं अपने पाकिस्तान में। तो यूएसडी में जब वो भेजते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्सरशिप स्कीम। वो खुद के लिए, आपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बेहा उनके लिए वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये होती है 5,000, इसके लिए उन्होंने सीट्स रिजर्व सॉरी। की हैं। और वो जो सीट्स हैं वो मैं फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पे हैं, ठीक है। फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पे। ऐसे नहीं है कि वो 5,000 सीट फुल हो जाती हैं तो उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, उस उसके बाद क्या करेंगे, वो जब फुल हो जाएंगी तो उसके बाद वो ख़त्म। लेकिन ऐसे भी होता है कि अगर 5,000 सीट्स हमारी कंज्यूम नहीं होती और हमारे पास इतने स्पॉन्सर्स नहीं आते कि वो 5,000 सीट्स को क्या कर लें, रिजर्व कर लें स्पॉन्सरशिप स्कीम में, कंज्यूम नहीं होती, तो वो क्या करेंगी, वो रेगुलर कोटा में कन्वर्ट हो जाएंगी। रेगुलर कोटा हमारा क्या होता है? रेगुलर कोटा में हमारे पास ये होता है कि जो आप अपना जो भी इंस्टॉलमेंट होती है वो आप देंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैंक में जमा कराने के बाद अपने लिए एक नंबर ले लेते हैं। वो आपका फिर नंबर, एक कंप्यूटराइज बैलेटिंग होती है जिसमें कुरानदाजी जिसको हम कहते हैं वो होती है, और उसमें अगर आपका नाम आ जाता है आपके लिए तो आप गवर्नमेंट स्कीम में हज पे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपका नाम नहीं आता तो वो आपको क्या करते हैं, वो आपको आपकी पेमेंट रिटर्न कर देते हैं। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर, तो नो 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 आप प्लीज़। पूछ सकते जी जी हो जी। यहीं पे जी जी जी। इसी चीज के रिलेटेड। जी। मैंने ये पूछना था कि ये जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है, ये बाहर से कोई बंदा जो वो करता है, वो पाकिस्तान में मौजूद हाजी के लिए ही वो पैसे पे करता है, या वो बाहर के मुल्क से भी आना चाहता है लेकिन पाकिस्तानी की हैसियत से आना चाहता है तो वो अपने पैसे उधर से जमा करवा सके उस तरह से? यानी स्पॉन्सरशिप जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से किसी हाजी के जाने के लिए है, या बाहर के ममालिक से भी वो सऊदीया जा सकते हैं डायरेक्ट पाकिस्तानी अंदर इसके अंदर? ये सिर्फ ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है प्लीज। हाँ, ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर, देखिए स्पॉन्सर करता है जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं उन्हीं को स्पॉन्सर कर सकता है ना, वो उसी को स्पॉन्सर करेगा। जो उसके रहते हैं अपने रिलेटिव्स हो कोई भी हो, उनके उनके लिए वो पे कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, मुझे यही कंफर्म करना चाह रहा था कि वो मुझसे एक बंदा है, वो अमेरिका में, बरतानिया या सऊदी अरब, मतलब किसी और मुल्क में रह रहा है,
तो वो पाकिस्तान से ही किसी बंदे को लेके जाएगा, वहीं बाहर के ममालिक से ये नहीं है। बस ठीक है, यही मैंने कन्फर्म करना था। जी बहुत जी, शुक्रिया, बाहर बाहर के जज़ाकल्लाह। ममालिक से, अगर वो बाहर ममालिक में रहता है, अगर वो वहाँ का नेशनल है, तो वो वहाँ उसकी कोटा से जाएगा ना। अगर वो उसको, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है पाकिस्तान के पास, जो फैसिलिटीज़ मिलती है ना हज के दौरान, तो वो जो बाहर के लोग होते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं वहीं पे। लेकिन अगर वो करना चाहे पाकिस्तानी स्कीम में, तो फिर वो ऐसे स्पॉन्सर करके वो आ सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो बैलेटिंग में नहीं जाएगा। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर करना चाहे तो वो इसके थ्रू जाएगा, स्पॉन्सरशिप स्कीम में जाएगा। वो उसके लिए बैलेटिंग नहीं होती, उसके लिए वेटिंग नहीं होता। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। माय प्लेजर, माय प्लेजर। चलें, उसके बाद हमारी रेगुलर स्कीम होती है, वो कंप्यूटराइज बैलेटिंग होती है। ठीक है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए इंटर्निंग पिलग्रिम्स विदाउट बैलेटिंग। देखें लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो पाकिस्तानी जो हज पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो वेटिंग नहीं करना चाहते, वेट नहीं करना चाहते, ठीक है, इसका कुरानदाजी का, वो कहते हैं कंफर्म हो हमारे लिए, तो वो स्पॉन्सरशिप स्कीम में जाएंगे। उसके बाद हमारे वैसे पास इस मर्तबा तो सब लोग बगैर बेल्टिंग के गए हैं ना, इस मर्तबा तो बेल्टिंग नहीं है। जो आम रेगुलर है उसके लिए भी बेल्टिंग नहीं है असल में वो इसलिए नहीं है इस कि मर्तबा। लास्ट टाइम भी हुआ था 2024 में, कि वो जो उन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी ना, तो वो सारे ही सेलेक्ट हो गए थे। क्योंकि देखें, बैलेटिंग तब होगी जब आपके पास सीट्स हम्म। कम हो, लोग ज़्यादा हों। जब आपके पास लोग ज़्यादा होंगे, सीट्स कम, सीट्स भी ज़्यादा होंगी, हाँ, लोग कम लोग होंगे, ज्यादा। तो बैलेटिंग क्यों करेंगे। बैलेटिंग तब होती है, ये इन्होंने गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस इसीलिए। देखिए आपके पास अगर 10 सीटें हैं और आपके पास 20 लोग हैं, तो आप कुरानदाजी करोगे। ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन अगर आपके पास 10 सीटें हैं और आपके पास 6 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 7 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो सीटें एक्स्ट्रा जा रही हैं, वो आप एक्स्ट्रा के लिए बैलेटिंग क्यों करोगे। तो ये चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास आता है, सिमिलरली बेस्ड ऑन द प्रीवियस 2 years एवरेजेस कोटा कंज्यूम्ड, अ कोटा ऑफ 30,000 प्राइवेट हाजी स्कीम shall be reserved for sponsorship schemes. However, if the said quota is not consumed, the same shall be converted into regular quota with the approval of the minister. तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे आपके पास ये एमसीक्यूज बन रहा है। आप देखेंगे कि अगर कन्वर्ट करना है यहाँ पे स्पॉन्सरशिप स्कीम को रेगुलर कोटा में, तो कौन उसको अप्रूव करेगा। उसको अप्रूव कौन करेगा। उसको अप्रूव मिनिस्टर करेगा। आपको पूछेगा गवर्नमेंट करेगी, फेडरल गवर्नमेंट करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, सेक्रेटरी करेगा, ठीक है, या फिर मिनिस्टर करेगा। तो आपके पास राइट आंसर क्या होगा, मिनिस्टर करेगा। ठीक है। तो जो कंसर्न मिनिस्टर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का, वो मिनिस्टर, ये मिनिस्टर से मीन्स मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हैं। ठीक है। The intending pilgrims of the government sponsorship quota shall be exempted from balloting and shall be utilized on first come first serve basis. हमारी मीटिंग एंड हो रही है, मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, फिर आप ज्वाइन करें।